Hello everyone, my name is Naman Jain and today we are going to discuss about the new education policy 2020. कभी ना कभी आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ या अपने पीयर्स के साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमियों को तो डिस्कस किया ही होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हो आप, एक बार नहीं बार बार किया है। गिनाऊँ आपको? पहला, रट्टा कल्चर। रट्टा होलसेल में किया है रट्टा। अरे क्लास में सब समझ में आता था लेकिन एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता था। दिमाग में तो सब कुछ आता था लेकिन लिखने को नहीं आता था। और वो बराबर वाला, वो तो शीट पे शीट लिए जा रहा है और इधर मेरे को समझ में तो सब कुछ आ रहा है लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा लिखूँ क्या। अपनी तो लगी पड़ी है क्योंकि सर ने तो बताया था ना, जो तुम्हारे गुरुजी ने कहा है वो ही लिखना है, वैसे ही लिखना है। ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। अपने को तो कभी आया ही नहीं और मैं तो क्लास में फर्स्ट आता था, रिकॉर्ड रहा है मेरा लेकिन नीचे से। दूसरा, अरे ज़बरदस्ती मेरे को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं भाई, लेना नहीं देना नहीं, मेरे को नहीं है इंटरेस्ट ना डेट्स याद करने में, बेफालतू में पढ़ा रहे मेरे को। क्यों पढ़ूँ मैं, नहीं पढ़ना मेरे को। देखो सर बात ऐसी है, महात्मा गांधी की और भगत सिंह की इज्जत बहुत है लेकिन मैं करूँ क्या कि वो कब पैदा हुए कब वो मरे, मेरे को ये याद क्यों करना है। और अगर मेरे को चाहिए भी होगा तो मैं गूगल कर लूँगा ना। आई नेवर अंडरस्टैंड वाई माई टीचर हैव ऑल द फन। और वो IT वाले सर, अरे मैं उन्हें कहता कहता थक गया, सर प्रोग्रामिंग सिखा दो, सर कोडिंग सिखा दो, और वो कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आओ बच्चों आज हम कंप्यूटर खोलना सीखेंगे। देखो यहाँ से UPS खुलता है, यहाँ से मॉनिटर खुलता है और यहाँ से CPU खुलता है। बेटा तुम मिस्टर इंडिया क्यों हो गए? रुको सर, रुको रुको रुको, अरे कहाँ चले गए? वो एक्चुअली सर क्या है ना, मैं UPS और CPU खोल रहा था। तो बेटा तुम दिखाई तो दे ही नहीं रहे। ओहो सर ये मॉनिटर भी ना। नाउ एम आई विजिबल टू यू सर? या कैरी ऑन। हाँ तो सर मैं कह रहा था कि 6th क्लास से मैंने कंप्यूटर में लैंडस्केप बनाई है। माँ कसम क्या लैंडस्केप बनाता था मैं, और आज तक भी बना रहा हूँ। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बनाता हूँ मैं लैंडस्केप। और वो प्रोग्रामिंग का क्या, मैंने कई बार अपने सर से कहा है कि सर ऐसे पढ़ा दो, लेकिन सर तो नहीं। अरे क्या रखा है इन चीज़ों में, ये सब नाच कूद है बेटा, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, पढ़ाई में रट्टा मारो रट्टा। और तुम्हें पता है कई बार तो मेरी मम्मी को भी बुला बुला के कहा है, देखो तुम्हारा लड़का पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहा है, नाच कूद कर रहा है नाच कूद। सर जब भी मैंने अपनी आर्ट को पब्लिक में लाने की कोशिश की है ना, तो मेरे को ये कह के दबा दिया गया है कि बेटा पढ़ ले, तेरे मार्क्स कम रह जाएंगे। अब बताओ सर मैं यहाँ पे क्या करता? अगर मैं अपनी आर्ट को कैरी ऑन रखता तो मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग जो स्कूल का क्राइटेरिया है मैं फेल हो जाता। और अगर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू करता, यानी कि वही वो जो होलसेल वाला वो मैं रट्टा लगा रहा था ना, अगर मैं वही लगाता तो मैं अपने सपनों को दबा देता, तो मैं मरता क्या ना करता। और सुनो सर, बस कर बेटा बस कर, और कितना गुनगान करोगे? तुम्हारे टीचर को अच्छा नहीं लगेगा, आखिरकार वो तुम्हारे टीचर ही तो है। नहीं सर नहीं, आज मुझे बोलना है और आज तो आपको सुनना ही पड़ेगा। मेरे मन में जो था मैंने वो सच्चाई बोल दी। और रही ना अच्छा लगने की बात, अगर उन्हें हर्ट हुआ है तो पहले उन्हें ये मानना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों को अंजाम दिया है, इसमें उनका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बस बेटा बस कर, जस्ट रिलैक्स, तुम्हारी बात दिल्ली तक ज़रूर पहुँचाई जाएगी। लगता है सर आप हमारे दर्द को समझ रहे हो। तो आखिरकार वो समय आ ही गया है जब हमारे एजुकेशन सिस्टम के इंटेंट और कंटेंट दोनों को बदल दिया गया है। कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। 34 साल से इस त्रस्त बच्चे की पुकार हमारी गवर्नमेंट ने सुन ली। इस बच्चे की और इस जैसे लाखों करोड़ों बच्चों की दुख की गहराई को समझते हुए, इन सब की व्यथा को समझते हुए आखिरकार हमारी गवर्नमेंट ने अपने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ड्रामेटिक रिफॉर्म्स किए हैं। बीत गए वो दिन जब हमें किसी एक क्वेश्चन के आंसर को याद करने के लिए कॉपी पर हाथ रखना पड़ता था, अपनी आंखें बंद करनी होती थी। बीत गए वो दिन जब आपके टीचर्स आपको कहते थे कि बेटा जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही समझ ले, ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। बीत गए वो दिन जब आपके टीचर्स आपको कहते थे तेरे को 3 दिन में कलेक्टर बना दूँ क्या? अब एक एक दिन की वैल्यू होगी। जी हाँ दोस्तों, अब एक एक दिन की वैल्यू होगी। अब आपके पैशन, आपकी आर्ट, आपके इंटरेस्ट की भी कदर होगी। हमारे मतलब आपको मत सिखा।
तो दोस्तों क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। और अगर आपके फ्रेंड्स भी इस बच्चे की तरह तरसते हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। आखिर दर्द तो बांटने से ही बढ़ता है। किसी भी चेंज को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पुराना सिस्टम क्या था और नया सिस्टम क्या है। पुरानी वाली की कमियों को अगर हम गिनेंगे तभी हमें नए वाली की खूबियाँ पता चलेगी, पॉलिसीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2 डिज़ाइन को फॉलो करता है, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन जो अभी नया सिस्टम डिज़ाइन किया गया है वो 5+3+3+4 सिस्टम को फॉलो कर रहा है। यानी कि इसमें जो फर्स्ट फेज है जिसमें 5 इयर्स ऑफ स्कूलिंग है उसको यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्री प्राइमरी एंड द सेकेंड वन इज़ ग्रेड फर्स्ट और सेकेंड। प्री प्राइमरी में प्ले, नर्सरी और केजी को कवर अप किया गया है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो प्रिपरेटरी स्टेज है जिसको लेटर प्राइमरी भी बोला गया है। इसके अंदर ग्रेड 3rd, 4th और 5th को कवर किया गया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी 3rd क्लास और 4th क्लास और 5th क्लास होती थी। उसके बाद जो अगली स्टेज है, अगले फेज में जो 3 इयर्स ऑफ स्कूलिंग को कवर किया गया है उसमें 6th, 7th और 8th ग्रेड आते हैं। और उसके बाद जो 4 साल वाला फेज है जिसमें 4 इयर्स ऑफ स्कूलिंग को कवर अप किया गया है उसमें ग्रेड 9th, 10th, 11th और 12th आते हैं। इसको हाई स्टेज या सेकेंडरी स्टेज बोला गया है। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रट्टा कल्चर को डिस्करेज किया गया है और दूसरा ध्यान दिया गया है कि बच्चे का, स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अब अगला सवाल ये आता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा कैसे। अब इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ECCE को समझना होगा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये बच्चे की 0 से लेके 8 साल तक की लाइफ को कवर करता है। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। स्टडीज शोज दैट 85% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हैपन्स इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। Also, students who starts behind tend to stay behind throughout their school years. And according to the studies of government, you will be amazed to know that if we invest ₹1 in the ECCE, it will give a return of 10 rupees. That is, it will provide ROI of 1000%. अब यहाँ पे ECCE को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज में एक बच्चे की 0 से लेके 3 इयर्स तक की जो लाइफ है वो कवर अप होगी और दूसरे फेज में 3 से लेके 8 इयर्स तक की जो लाइफ है वो कवर होगी। इस वाले फेज को फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है। अब जो 0 से लेके 3 इयर्स तक की जो लाइफ है उसमें बच्चे के न्यूट्रिशन और हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा और फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे की रीडलीनेस, फन बेस्ड एक्टिविटीज़, हेल्थ, न्यूट्रिशन और सेल्फ हेल्प स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा। और गवर्नमेंट का टारगेट है 2025 तक ECCE सबको अवेलेबल हो जाए। फाउंडेशनल स्टेज किसी भी इकोनॉमी की नींव होती है, यानी कि यहाँ से हमारी कंट्री का या किसी भी इकोनॉमी का फ्यूचर तैयार हो रहा होता है। लेकिन हमारे देश की विडंबना ये है कि फाउंडेशनल स्टेज पे हमारे यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट टीचर्स को हायर किया जाता है कॉस्ट कटिंग के चक्कर में, या पैरा टीचर्स हायर किए जाते हैं, जो कि हमारे देश के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रही है। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में कॉम्पिटेंट टीचर हायर किए जाएंगे, मोटिवेटेड और पैशनेट स्टाफ हायर किया जाएगा, बच्चों की स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा, उनके इंटरेस्ट को फोकस किया जाएगा, उनके पैशन को कंसीडर किया जाएगा। ऑन पेपर तो ये सारी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये किस हद तक इम्प्लीमेंट की जाती है। अब अगर ECCE के सेकेंड पार्ट की बात करें तो वो फाउंडेशनल स्टेज है, जो हमारे प्रपोज्ड सिस्टम का फर्स्ट फेज़ है, जिसमें किसी भी बच्चे की स्कूलिंग के 5 इयर्स कवर अप होंगे। उसको फाउंडेशनल स्टेज बोला गया है और उसमें फ्लैक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया गया है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये जो फाउंडेशनल स्टेज पे जो भी पढ़ाई होगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी या लोकल लैंग्वेज में होगी। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि लोकल लैंग्वेज को नोबल लैंग्वेज के साथ कनेक्ट किया जा सके और जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उनको प्रमोट किया जा सके। अब नेक्स्ट आती है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें फाउंडेशनल स्टेज के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉर्मल स्टाइल ऑफ टीचिंग होगा अलोंग विद फन एक्टिविटीज़ और प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़। यहाँ पे भी लोकल और रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड और 5th ग्रेड को कवर अप करेगी।
अब हमारे प्रपोज्ड सिस्टम के थर्ड फेज में जो कवर अप किया गया है वो मिडिल स्टेज को कवर अप किया गया है, जहाँ पे 6th ग्रेड, 7th ग्रेड और 8th ग्रेड आएंगे। ये और भी ज़्यादा फॉर्मल तरीका होगा इन कंपैरिजन टू प्रीपरेटरी लेवल, बट अलोंग विद एक्सपीरियंस्ड लर्निंग। यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि जो कोडिंग है वो 6th क्लास से ही कंपलसरी कर दी गई है। 5th क्लास तक लोकल या रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इसको 8th क्लास तक कर दिया जाए। लेकिन ये अभी डिस्प्यूटेड मैटर है, इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई क्लैरिफिकेशन अभी इसके बारे में नहीं है। अब सिस्टम का जो लास्ट फेज़ है वो है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, 11th ग्रेड और 12th ग्रेड कवर अप होंगे। 11th और 12th ग्रेड हमारे सेकेंडरी स्टेज की इंटीग्रल पार्ट कंसिडर किए जाएंगे। अब यहाँ पे पूरे 4 साल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पूरे 4 साल के यानी कि 9th, 10th, 11th और 12th इनको 8 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। अब पहले क्या होता था कि एग्ज़ाम्स होते थे, फाइनल एग्ज़ाम्स बोर्ड के, लेकिन बोर्ड की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए अब फाइनल एग्ज़ाम्स ना कंडक्ट करा के साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। ऐसे ही 4 सालों में 8 सेमेस्टर्स कंडक्ट कराए जाएंगे। अब यहाँ पे एक फ़ायदा ये हो गया कि जो बच्चे लास्ट टाइम पे, जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे रट करके या याद कर करके कुछ बेहतर मार्क्स लेके आ जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको पूरे साल पढ़ना पड़ेगा, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हर एक सेमेस्टर में 5 से 6 सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे एक बेहतर बात ये है कि जो पहले स्ट्रीम्स बनाई गई थी 10th के बाद कि ये साइंस है, ये कॉमर्स है, ये आर्ट है, अब वो स्ट्रीम का झंझट ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी साइंस के सब्जेक्ट के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ अगर किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पूल्स बनाए जाएंगे जिसमें से वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकता है। और अगर कोई बच्चा कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहा है, यानी कि अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में भी है, ज्योग्राफी में भी है, या वो डिबेट पढ़ना चाहता है, डिबेटिंग करना चाहता है, या वो बाकी और जो को करिकुलर सब्जेक्ट्स है जैसे कि डांस, आर्ट्स, म्यूज़िक, अब इनको भी कंसिडर किया जाएगा। ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पे एक लैंग्वेज का ऑप्शन और दिया गया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसको कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़नी है, फ्रेंच, जापानीज़, चाइनीज़ वगैरह पढ़नी है, तो उसको ऑप्शन दिया जाएगा, वो ये लैंग्वेज भी पढ़ सकता है। कितना अच्छा होगा कि जब आप अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो, जिसमें कि स्ट्रीम का कोई झंझट नहीं होगा। आप इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट इस स्ट्रीम के साथ कंबाइन करके पूल बना करके पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हो। यहाँ पर एक अच्छी बात ये हो रहा है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आप सेकेंड टाइम भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। प्रपोज सिस्टम के हर एक फेज़ को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हर एक बच्चा क्रिटिकली सोच सके, लॉजिकली सोच सके, ओपन माइंड होकर सोच सके। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फोकस किया गया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क और एथिक्स पे ध्यान दिया गया है। 6th क्लास से कोडिंग को कंपलसरी करके यहाँ पे डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट किया गया है। इस नई पॉलिसी का काफ़ी फ्यूचर में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है। नई एजुकेशन पॉलिसी के आने से पेरेंटल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जहाँ पे पेरेंट्स का भी काफ़ी हद तक रोल बढ़ जाएगा बच्चों की एजुकेशन के लिए। और लाइब्रेरीज एक्सपेंड की जाएगी, टेक्नोलॉजी सपोर्ट टीचर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि 21st सेंचुरी में और जैसे कि मार्केट में सिचुएशन चल रही है या कंट्री में सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स सपोर्ट टीचर्स को दिया जाएगा। टीचर्स की एजुकेशन को रीडिज़ाइन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पैरा टीचर्स होते हैं जो हायर किए जाते हैं फाउंडेशनल स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे, और उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में भी काफ़ी हद तक पैरा टीचर्स को हायर किया जाता है, जो काफ़ी हद तक इनकम्पैटिबल है बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड कराने में जो उनको दी जानी चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे इंडिया के अंदर है, प्यूपिल टीचर रेशियो जो काफ़ी ज़्यादा है, अब उसको रेगुलेट किया जाएगा और वो जो प्यूपिल टीचर रेशियो है वो 30:1 का होगा। रेगुलर असेसमेंट होगा,
टाइम टू टाइम काउंसलिंग होगी और टीचर्स के अननेसेसरी ट्रांसफर्स को रोका जाएगा और उनका डिप्लॉयमेंट सही तरीके से होगा। यानी कि अगर एजुकेशनल पर्पस के लिए हायर हुए हैं तो उसी सिंगल मोटिव के लिए उनको डिप्लॉय किया जाएगा, ना कि एडमिन पर्पस से कि यहाँ पे स्टाफ को मेंटेन करना है, रजिस्टर मेंटेन करना है या वगैरह वगैरह। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मेरे को लगा है वो ये है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हम पढ़ते हैं जो किसी भी फॉरेन मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट ने दिए है, लेकिन उनसे पहले हमारे इंडियन कल्चर में वो चीज़ें आ चुकी थी। बहुत सारी ऐसी पर्सनैलिटी हमारी कंट्री के अंदर हुई है जिन्होंने ऑलरेडी वो थ्योरम्स वगैरह दे रखी थी। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ पाइथागोरस थ्योरम का, तो अब इंडिया में स्टूडेंट्स को उन चीज़ों के बारे में भी, उन फैक्ट्स के बारे में भी अवेयर कराया जाएगा। करंट अफेयर्स हम काफ़ी हद तक पढ़ते हैं जो स्टैटिक मोड में होते हैं, लेकिन अब डायनेमिक करंट अफेयर्स को प्रमोट किया जाएगा। काफ़ी हद तक सिलेबस भी कम होगा और क्लासरूम सेशंस इंटरेक्टिव बनाए जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर्स से फ्रीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उसके ऊपर लॉजिकली डिस्कशन कर सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एकेडमिक्स, वोकेशनल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ को काफ़ी प्रमोट किया गया है, स्पोर्ट्स, रिसर्च, इनोवेशन और लर्निंग को काफ़ी प्रमोट किया गया है। स्ट्रीम्स की बाउंडेशन को अलग हटा करके नई एजुकेशन पॉलिसी को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। NCERT की जो हमारी टेक्स्ट बुक है उनका भी जो सिलेबस है जो काफ़ी स्टैटिक था वो अब डायनेमिक होगा और उस पर काफ़ी सारे चेंजेस लाए जाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में एकेडमिक्स के साथ वोकेशनल एक्सपोजर का भी काफ़ी ध्यान रखा गया है। सेकेंडरी स्टेज पे हर एक स्टूडेंट को जिसमें उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में उसे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। जैसे किसी को अगर कारपेंट्री करनी है तो वो उसमें जा सकेगा, किसी को गार्डनिंग करनी है तो वो उसमें जा सकेगा, किसी को कोडिंग में ही इंटरेस्ट है तो वो उसी को ही कंटिन्यू कर सकेगा, किसी को डिबेटिंग करनी है तो वो उसमें जा सकेगा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल कराए गए हैं। तो ये काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नई एजुकेशन पॉलिसी में इंक्लूड किए गए हैं ताकि बच्चे को एक नया एक्सपोजर मिल सके, उसके अंदर नई नई हैबिट्स, नई नई स्किल्स इनकलकेट हो सके। अब मोस्टली ये देखा गया है कि प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज पर आते आते बच्चों का जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो 2035 तक गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि सेकेंडरी स्टेज तक आते आते जो एनरोलमेंट रेशियो 50% रहता है उसको 2035 तक 50% से बढ़ा सके। NEP 2020 में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया गया है, जहाँ पे अभी हमारी कंट्री में गर्ल्स के लिए एजुकेशन लेना काफ़ी चैलेंज है, तो इसको प्रमोट किया जाएगा। गर्ल्स के लिए काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें सही होने वाली है। और इसमें यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि जो ट्रांसजेंडर है उनके बच्चों को भी एजुकेशन के लिए प्रमोट किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। अब ये तो हुई 12th ग्रेड तक की बात, लेकिन काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस किए गए हैं कॉलेज स्टडी में भी। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप 3 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हो और 4 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको किसी एग्जाम में अपीयर होने के लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है तो आप 3 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपको उसी फील्ड में कंटिन्यू करना है तो 4th ईयर यहाँ पे जिसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चेंज यहाँ पे ये हुआ है कि अगर आप 1st ईयर के बाद ड्रॉप आउट करना चाहते हो, मे बी फॉर एनी रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ग्रेजुएशन स्टार्ट करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है, तो फिर वो क्या करता है कॉलेज को क्विट करके और कोई एक छोटी मोटी जॉब पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पे अब एक अच्छी बात ये है कि अगर आप 1st ईयर के बाद कॉलेज ड्रॉप करते हो तो आपको क्रेडिट मिलेंगे। और ये जो क्रेडिट सिस्टम है ये ग्लोबल सिस्टम है, ऐसा ही नहीं कि आप इस कॉलेज में ही आपको दोबारा एडमिशन लेना पड़ेगा, आप दोबारा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। इनफैक्ट आप आउट ऑफ इंडिया भी एडमिशन ले सकते हो। जब आप वापस से 2nd ईयर से स्टार्ट करोगे तो आपके क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और अगर आप 2nd ईयर के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और अगर आप 3rd ईयर के बाद ड्रॉप आउट करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर आप कंप्लीट 4 ईयर करते हो यानी कि 3 ईयर्स की आपकी स्टडी और 4th ईयर आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर का, तो आपको प्रॉपर डिग्री मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। नई एजुकेशन पॉलिसी में MPhil को अब हटा दिया गया है और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चेंजेस हुए हैं, जिसमें रिसर्च एक मेन पॉइंट है। अब गवर्नमेंट रिसर्च के लिए भी फंडिंग करेगी। अब बहुत सारे कॉलेजेस के पास अपनी खुद की लैब है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनके पास अपनी खुद की लैब नहीं है, तो उनको वर्चुअल लैब का एक्सेस दिया जाएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और हम कनेक्ट करना चाहेंगे कि अभी कुछ दिनों पहले रिलायंस की AGM में मुकेश अंबानी जी ने AR ग्लासेस प्रपोज किए थे जो मार्केट में जल्द ही आने वाले हैं।
तो अगर वर्चुअल लैब के कॉन्सेप्ट को AR क्लासेस से कनेक्ट करें तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी से ये एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि इंडिया के अंदर काफ़ी स्टार्टअप्स इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि अब बच्चा वो चीज़ कर पाएगा जिसमें उसका पैशन है, वो अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर पाएगा। इसका मतलब है अब काफ़ी सारे बच्चे मन लगाकर काम करेंगे और अपने पैशन को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करेंगे। और अगर हम इस चीज़ का इकोनॉमी के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखें तो काफ़ी हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे नए नए स्टार्टअप्स स्टार्ट होंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इनकम बढ़ेगी, जिससे कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेस ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसमें से कि पहला चेंज ये है, एजुकेशन सेक्टर में जो खर्च किया जाता था वो लगभग ओवरऑल GDP का 3% होता था, जिसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। इसके काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा चेंज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी इंडिया के अंदर एंट्री दी गई है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी अपने कैंपस इंडिया के अंदर खोल सकेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के इंडियन मार्केट में आने के बाद जो प्राइवेट इंडियन इंस्टीट्यूट्स है, कहीं ना कहीं उनको भी अब एक पॉजिटिव कंपटीशन मिलेगा, जिससे कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो भी उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज है। पहले काफ़ी सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर इसलिए भी नहीं आते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके लिए श्योरिटी अमाउंट एक फिक्स की हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि कहीं ना कहीं अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर आएंगे तो उससे फीस हाइक्स के चांसेस रहेंगे। तो अब वो जो श्योरिटी अमाउंट है वो हटा दी गई है। अभी तक ये तो कि हमने एजुकेशन पॉलिसी के पॉजिटिव्स की बात, अब एक नज़र नेगेटिव्स पे भी डाल लेते हैं। अब कई सारे पॉलिटिशियन इस पॉलिसी को इसलिए भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सेक्टर के लिए अवेलेबल है वही सफिशिएंट नहीं है। इसमें हमने एक नई पॉलिसी और लेके आ गए जहाँ पे हम अपने ऑलरेडी गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे, तो नई चीज़ों को हम इसमें इम्प्लीमेंट कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन अराइज होता है। दूसरा, इस पॉलिसी में जो कमी नज़र आती है वो कहीं ना कहीं अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में जो मीडियम रहेगा एजुकेशन का वो क्या रहेगा। इस चीज़ पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो ये काफ़ी डिस्प्यूटेड सा मैटर है। और तीसरा क्रिटिसिज्म इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को सेंट्रलाइज करना चाह रही है। स्टेट्स की जो पावर है वो कहीं ना कहीं छिन जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं डर बना हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट UGC, AICTE, NCTE को मर्ज करके एक सिंगल बॉडी बनाना चाहती है, HECI, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सेंट्रलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो पावर है उनका मिसयूज होगा और करप्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। एट लास्ट, अकॉर्डिंग टू मी, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ क्रिटिसिज्म हमने इसमें डिस्कस किए जो करने जरूरी थे, लेकिन उनको अगर हम एक साइड रखें तो काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आए हैं। होपफुली ये चेंजेस काफ़ी फ्रूटफुल होंगे और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए और हमारी देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, हम इसी चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट डालते रहेंगे और हमारी 12th क्लास की गवर्नमेंट बजट की सीरीज़ भी चली हुई है, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप जा कर के वहाँ पर सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू।